हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी? तो इस बार आपका सीटेट जरूर क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं। इससे पहले हमने जो है बहुत सारी क्लास सीटेट की दे दी हैं, चाहे वो हिंदी गद्यांश हो, चाहे वो हिंदी पद्यांश हो, या फिर कोई साइंस की क्लास हो, हिंदी पेडोलॉजी, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और वो भी सीरीज बाई सीरीज। तो ये हमारी क्लास नंबर 10 होने वाली है, जहां पे हम सीडीपी में क्या बताने वाले हैं आपको, संवेग और अभिप्रेरण के बारे में बताने वाले हैं। बहुत ही डिटेल में कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओवरऑल कुछ 14 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो हर सेट में रिपीट होते हैं। मैंने वो क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो चलते भी आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी तो इस बार सीटेट तो आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 10 में इमोशन एंड मोटिवेशन के बारे में डिस्कशन। और यहां पे हम कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये हमारी क्लास है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर तो कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं या किसी प्राइवेट स्कूल में डेमो तक दे रहे हैं, तब भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक बात, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम सारी पीपीटी यानी जितने भी क्वेश्चंस को उठाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं। आप किसी भी सेट को उठा के देख लीजिए, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेशन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और ये क्वेश्चन अगर आप किसी सेट को उठा के देखोगे तो 100 टाइम रिपीट होते मिलेंगे। चलते फिर, हो सके तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूंगा, जब तक आप खुद से नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती। चलिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे और डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। बताइएगा इनके आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा साथ साथ में, और या फिर आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है कि मैकडुगल, क्या लिखा हुआ है, मैकडुगल के अनुसार संवेगों की संख्या क्या होती है। देखो, ये एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है मैकडुगल। क्या नाम है? मैकडुगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी होती है? क्या वो 3 होती है, क्या वो 14 होती है, क्या वो 9 होती है, क्या वो 12 होती है? यहाँ पे थोड़ी नंबरिंग गड़बड़ हो गई है, 2 और 3, ये हमारे टाइपिंग मास्टर से थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है। चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, फटाक से कमेंट करिएगा कि फर्स्ट ऑप्शन का आंसर जो है वो क्या होगा, जहां पे बताया गया है कि संवेगों की संख्या कितनी होगी। क्या वो थर्ड होगी? देखो, थर्ड तो होती नहीं है, 9 भी नहीं होती है, 12 भी नहीं, 14 एक ऐसा ऑप्शन है, यानी संवेगों की संख्या जो होती है वो 14 होती है। किसके अनुसार? मैकडुगल के अनुसार जो संवेग होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो 14 होती है। ये ऑफिशियल आंसर की मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बता रहा हूं। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से मनोदशा का उदाहरण कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से मनोदशा यानी मन की दशा का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जिनमें मनोदशा के बारे में बताया गया? क्या वो अवधि होती है, रुचि होती है, नवीनता होता है, आकार? क्या है? देखो, यहाँ पे मनोदशा से बात करी गई है, तो मन की दशा यानी रुचि पर डिपेंड करती है। किस पे? रुचि पर डिपेंड करती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखो, यहाँ पे संवेगों की संख्या पूछी थी, आपने पढ़ लिया कि संवेगों की संख्या मैकडुगल के अनुसार 14 होती है। अब जब भी पेपर में आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि मैंने ये चीज डिस्कस करी हुई है ना। वही है कि यहाँ पे आपका दिमाग डिटेल में चलता है, बढ़िया से चलता है, लेकिन जब आप वहां पे जाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी होती है ना। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें जो होंगी वो आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो ये भी आपको समझ में आ गया। और चलते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है, डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, यानी एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में कह रहे हैं कि अर्जित ज्ञान, अर्जित पहले तो मुझे ये समझना है कि अर्जित क्या होता है। देखो, अर्जन की बात करी जाए तो अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कैसी स्वाभाविक प्रक्रिया होती, कैसी होती है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिएगा, आपके आसपास के लोग जो आपके समाज में रह रहे हैं, उनसे उनका अनुकरण करके आप सीखते हो, है ना। तो उनसे जो आप सीखते हो, जैसे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, है ना। तो उन लोगों से यानी अपने समाज से जो चीजें आप सीखते हो और स्वभाव से सीखते हो, उनके लिए आपको किसी स्कूल या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती ना। तो ये चीजें जो होती है स्वाभाविक होती हैं। और जो देखो, अगर अर्जन है, अर्जन जो होता है स्वाभाविक होता है, लेकिन एक जो होता है, एक होता है अधिगम। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पे आपको नियम पढ़ने पड़ते हैं, रूल पढ़ने पड़ते हैं, रेगुलेशंस पढ़ने पड़ते हैं, सिद्धांत पढ़ने पड़ते हैं, तो वो अधिगम की प्रक्रिया होती है ना। लेकिन अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वाभाविक होती है, जो आप अपने समाज के द्वारा सीखते हो, यानी हमारे आसपास के लोग कैसे, उनसे। ठीक है। और समाज के बारे में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है वैगोत्स्की। तो वैगोत्स्की ने समाज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है अपने सांस्कृतिक सिद्धांत में। क्लियर इतनी बात? चलिए पढ़िए फर्स्ट ऑप्शन को, क्या फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है क्या? फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसका आंसर क्या होगा।
कि एक ऐसी परिस्थिति सीखने की विधियां हो सकती हैं, सीखने का पठार हो सकता है, सीखने में स्थानांतरण हो सकता है, सीखने में रुचि। देखो एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सीखने की विधियों की बात नहीं करी गई है, सीखने का पठार की बात नहीं करी गई, सीखने में रुचि। एक देखो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग, यानी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसफर, यानी सीखने में स्थानांतरण की बात हो रही है। यहाँ पे देखो इजीली आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहले बोल रखा है कि दूसरी परिस्थिति में उपयोग किया जा रहा है, यानी एक परिस्थिति का दूसरी परिस्थिति में, तो वो क्या ट्रांसफर कर रहा है ना, तो इसलिए सीखने में स्थानांतरण इसका आंसर हो जाएगा। पढ़िए फोर्थ क्वेश्चन को, लिखा हुआ है कि मानसिक स्तर के नियमों को खोजना, मानसिक स्तर के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है या कथन है। यानी मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना का अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है आपसे पूछा गया। क्या ये सैफर का कथन है, क्या ये हेडफील्ड का कथन है, क्या ये जो है ड्रेवर का कथन है या लैडल का कथन है? देखो सैवर का भी नहीं है, हेडफील्ड का भी नहीं, लैडल का भी नहीं, ये ड्रेवर का कथन है। किसका? ड्राइवर से रिलेटेड है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य की, जब मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की बात जब आएगी तो वहां पे आप ड्राइवर के साथ में जाओगे। किसके साथ में? ड्राइवर के साथ में जाओगे। बिल्कुल 100 टाइम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। क्लियर इतनी बात? तो थर्ड एंड फोर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या बात बोली गई। देखो आप स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा और हो सके तो आप नोट बनाते रहिए, चाहे आप यूपीटेट की कर रहे हो, सीटेट की कर रहे हो, रीट एग्जाम की कर रहे हो, ठीक है, तो इनके लिए आप हमारे साथ में इजीली कनेक्ट हो सकते हो। और कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम आपके अकॉर्डिंग वीडियो प्लान करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए, लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति संप्रत्यय कौन सा होता है, यानी अभिव्यक्ति का बोल रहे हैं, अभिव्यक्ति संप्रत्यय कौन सा होता है। क्या वो संज्ञान परक है, क्रिया परक है, संवेगात्मक है, ये सभी है। देखो अभिव्यक्ति की बात करी जाए तो उसमें संज्ञान भी होता है, क्रिया भी होती है, संवेग भी होता है, तो इनमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। क्या? यानी यहाँ पे अभिव्यक्ति की बात करी जाए तो अभिव्यक्ति में संज्ञान भी आता है, क्रिया भी आती है, संवेग भी आता है, तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड है? अभिव्यक्ति से रिलेटेड है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है। बताइए कि मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध है? क्या वो अभिव्यक्ति हो सकती है, स्वीकार्यता हो सकती है, मापन हो सकता है, या समायोजन होगा? बताइए फटाक से कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है, तो देखो ये मानसिक स्वास्थ्य की बात करी जाएगी तो ये समायोजन से रिलेटेड है। अभिव्यक्ति से बात यहाँ पे नहीं करेगी, स्वीकार्यता से नहीं, मापन से नहीं। देखो मानसिक स्वास्थ्य में संबंध समायोजन का इसलिए क्योंकि समायोजन का मतलब है कि कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में आप फीड करके उसको समायोजित कर लेते हो, है ना, तो ये मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। यहाँ पे अभिव्यक्ति और स्वीकार्यता और मापन की कोई मेजरमेंट की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो हो सके तो आप पढ़ते रहिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़िए, टाइम पास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। तो वही कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, आपको पता है कि सन 2024 में जो 14 एंड 15 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसमें 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला हुआ है ना, तो कितने लोग? केवल 3 लाख लोग पास हुए हैं, है ना। इतना फेलियर है, इसलिए आपको करेक्ट गाइडेंस की जरूरत है, चीजों को समझते रहिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में क्या बात बोली गई है। लिखा हुआ है कि अभिप्रेरणा की अनुचित विधि क्या है। अभिप्रेरणा की जो मोटिवेशन है उसकी जो है अनुचित विधि कौन सी है? बताइएगा, अभिप्रेरणा की अनुचित विधि कौन सी है? क्या वो दंड है, प्रशंसा एवं दोषारोपण है, प्रगति की जानकारी है, या प्रतिस्पर्धा है? फटाक से कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। अभिप्रेरणा की अनुचित विधि कौन सी? ऐसी कौन सी विधि है जहां पे मतलब कि अनुचित विधि कौन, करेक्ट विधि कौन सी? ठीक विधि, अनुचित बोल रहे हैं, उचित विधि की बात नहीं कर रहे, अनुचित। तो यहाँ पे कौन सी? प्रशंसा एवं दोषारोपण, हाँ ये भी देखो अभिप्रेरणा से रिलेटेड है। प्रगति की जानकारी, ये भी अभिप्रेरणा से रिलेटेड है। देखो अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन से बात कही जा रही है ना, तो मोटिवेशन में आप या तो प्रशंसा करोगे या तो उसको दोषी बताओगे। प्रगति की जानकारी यानी कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए मोटिवेट करोगे, इस प्रतिस्पर्धा कराओगे, कॉम्पिटिशंस कराओगे। लेकिन दंड ये अनुचित है। क्या है? दंड के बारे में बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि आपको पता है कि आप बच्चे को बिल्कुल हम सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं। क्या? सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, जहां पे बच्चा एक्टिव होगा आपको उस ऑप्शन के साथ में जाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे दंड अनुचित क्यों है? क्योंकि हमें मालूम है कि हम क्लास में बच्चों को बिल्कुल नहीं मार सकते, है ना, क्योंकि WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आप बच्चे को क्लास में मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते, है ना। तो वही बच्चों के प्रति आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। आप ये मत कहिए
कि मैं तो टीचर हूं और मैं तो ऐसे ही टीचर हूं, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बच्चों के मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग प्लान करना है कि बच्चे को कैसे समझ में आएगा, क्योंकि पता है आजकल हमारी समावेशी शिक्षा चल रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी क्लासरूम में डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा होगा, आपको अपने डिफरेंट टाइप के टीचिंग मेथड से पढ़ाना पड़ेगा उसको, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग, और बच्चे को ध्यान में रखते हुए, बच्चे का आकलन करके आप उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाइए, फिर उसके बाद में पढ़ाइए उसे। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 को और बताइए क्या आंसर होगा। भूख प्यास सुरक्षा की आवश्यकता सभी प्रेरक है, क्या वो कृत्रिम है, सामाजिक है, अर्जित है, प्राकृतिक या स्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा कि भूख प्यास सुरक्षा की आवश्यकता सभी प्रेरक। तो भूख प्यास सुरक्षा ये क्या है, प्राकृतिक स्वाभाविक है या फिर अर्जित किया है आपने, भूख को आपने अर्जित किया है, भूख पहले आपको नहीं लगती थी, क्या ये प्राकृतिक है, कैसा है, सामाजिक है, समाज ने बनाया हुआ है, क्या ये कृत्रिम इंसानों ने बनाया हुआ है। मतलब भूख आपको लग रही है, प्यास आपको लग रही है, सुरक्षा की आवश्यकता है आपको, ये चीजें नीड है आपको, तो ये क्या कृत्रिम है, मानवों ने बनाया हुआ है, या सामाजिक समाज ने बनाया हुआ है, या अर्जित किया है आपने, क्या ये प्राकृतिक या स्वाभाविक है। देखो आपको क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा, ये चीजें तो यार इजी बता आपको समझ में आ रही होंगी कि ये तो प्राकृतिक है, या तो ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल है कि हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, ये क्या है, ये नेचुरल प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही कि ये समाज ने बनाया हुआ है, इंसान ने बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में क्या बात बोली गई है। ज्यादा लॉन्ग सेशन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हो सके तो जितने वीडियो में दे रहा हूं उनको आप देखते रहिएगा, सीटेट आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। पढ़िए, रुचि का संबंध है, रुचि इंटरेस्ट का संबंध किस चीज से है, रिलेशन किस चीज से है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, फटाक से कमेंट करिएगा। रुचि का संबंध योग्यता से है, अवधान से है, 1 और 2 दोनों से, या इनमें से कोई नहीं है। आंसर करेंगे फटाक से कि जो है रुचि का संबंध जो है वो किससे है, योग्यता और अवधान। बिल्कुल सही बात है। रुचि का मतलब इंटरेस्ट, यानी आपकी रुचि योग्यता पर भी डिपेंड करेगी, रिलेशन है अवधान से भी रिलेटेड है, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का जो थर्ड ऑप्शन है, क्लियर। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 को, संप्रत्यय निर्माण का अंतिम सोपान कौन सा होता है। संप्रत्यय निर्माण का अंतिम सोपान, क्या वो पृथक्करण है, विभेदीकरण है, प्रत्यक्षीकरण है, या फिर सामान्यीकरण है। फटाक से कमेंट करेंगे कि देखो संप्रत्यय निर्माण की जब भी बात आएगी तो आप देखो ना तो पृथक्करण के साथ जाओगे, सेपरेशन तो सेपरेट तो आपको करना ही नहीं कुछ भी, विभेद तो आपको करना नहीं, प्रत्यक्षीकरण नहीं, सामान्यीकरण एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे संप्रत्यय निर्माण की बात करी गई है, क्लियर। यानी अंतिम सोपान क्या है, वो है सामान्यीकरण, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 10 को पढ़िए, मारिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़े। पढ़िए क्वेश्चन नंबर, चलेंगे 11 और 12 पे। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पे चलते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, यानी गेट्स एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बताया हुआ है। अब ये देखो इस टॉपिक पे, यानी जो हमारा मोटिवेशन चल रहा है, टॉपिक अभिप्रेरण टॉपिक चल रहा है, इससे रिलेटेड अब हम कम से कम 5th and 6th क्लासेस तो देने वाले हैं आपको, यानी इस टॉपिक को पूरा क्लियर कर देंगे, खत्म कर देंगे, जितने भी क्वेश्चन उठाए गए हैं प्रीवियस ईयर में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे 5-6 दिन के अंदर ही, बहुत ही डिटेल में, ठीक है। यानी गेट्स के अनुसार एक साइंटिस्ट हुए हैं, गेट्स अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, क्या ये अभिप्रेरण है, समायोजन है, सीखना है या चिंतन है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही, क्योंकि आपको पता है कि व्यवहार जो है वो मनोविज्ञान का, यानी व्यवहारों का अध्ययन जो होता है वो मनोविज्ञान का अध्ययन होता है ना। तो यहाँ पे देखो गेट्स के अनुसार, गेट्स ने तो एक ही बातें कही, सीखने के बारे में गेट्स ने बातें बताई हुई है कि सीखना जो है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, कि आप जीवन पर्यंत सीखते रहते हो। इंसान जो होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है, ऐसा कुछ नहीं, ये प्रक्रिया लगातार कॉन्टिन्यूस चलती रहती है जीवन पर्यंत। अगर प्याजे की बात करी जाए, प्याजे नाम के साइंटिस्ट ने एक रचनाकार हैं, ये क्या है, रचनाकार हैं जिन्होंने डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में बांट दिया है, यानी विकास जो होता है वो 4 चरणों में होता है, इन्होंने बांट रखा है। और प्याजे ने हेरिडिटी यानी आनुवंशिकी को बहुत महत्व दिया हुआ है, क्या, आनुवंशिकी को इन्होंने बहुत महत्व दिया हुआ है, यानी हेरिडिटी को इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया हुआ है। किसने, प्याजे की बात करी जा रही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पे किसकी बात बोल रहे थे, तो यहाँ पे सीखना हो जाएगा। ध्यान का संबंध किससे है, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 को, कि ध्यान का संबंध किस चीज से है, क्या वो योग्यता से है, अवधान से है, व्यवधान से है, इनमें से कोई नहीं। फटाक से कमेंट करेंगे कि ध्यान का संबंध योग्यता से कहां से होगा। आप किसी चीज के प्रति ध्यान कर रहे हो तो वो योग्यता, यानी आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग ध्यान करोगे। अब व्यवधान, व्यवधान की बात तो यहाँ पे कर नहीं रहे, इनमें से कोई क्यों नहीं, अवधान,
अवधान यानी जब भी हम ध्यान करते हैं तो अवधान के अकॉर्डिंग ही करते हैं ना, कि हमारा दिमाग कैसे चल रहा है, हमारा संज्ञान कैसे चल रहा है ना, तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए हमारी स्क्रीनशॉट आगे बढ़ते हैं फिर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को, लास्ट स्लाइड हमारी होने वाली है। ओवरऑल आज हम 14 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में भी आ जाएंगे। पढ़िए, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर से क्वेश्चन आ गया। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, हैं? संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा है, क्या है? संप्रत्यय निर्माण, देखो पहले दूसरा था, यहाँ पे संप्रत्यय आ गया है ना? संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान, चलिए इसको हम अभी देख लेंगे फिर से। फिलहाल के लिए ये पढ़िए जरा, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है? अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है? क्या वो रुचि, लक्ष्य और अभिव्यक्ति हैं, उद्दीपन, वस्तु और प्रविधि हैं, प्रकाश, ध्वनि और गंध हैं, पुरस्कार, दंड और क्या प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं? बताइए इसमें आंसर कौन सा होगा हमारा? अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक की बात करी जाएगी तो वो रुचि है, लक्ष्य है और अभिव्यक्ति है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको? संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या, जरा देख लेते हैं एक बार, क्या आंसर था इसमें? संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान, इसकी बात क्या हम लोग कर चुके हैं? संप्रत्यय निर्माण का अंतिम, देखो यहाँ पे संप्रत्यय निर्माण का अंतिम सोपान पूछा गया था ना, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या बोला गया आपके सामने कि संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा है। देखो इन चीजों में आप दिमाग ज्यादा, मतलब कि इन चीजों को में फर्क पता रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जरा सा तक घुमा देता है और आप कहोगे सर ने ये तो ये ऐसे पढ़ाया था, है ना? तो देखो वहां पे अंतिम पूछा गया था, यहाँ पे प्रथम पूछ रहा है, तो प्रथम में कौन सा होगा? प्रथम में होता है पृथक्करण। क्या होता है? पृथक्करण। प्रथम है पृथक्करण और जो अंतिम होता है वो होता है सामान्यीकरण। क्लियर इतनी बात? तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ओवरऑल 14 आपने कितने सही किए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता जाइए कि ओवरऑल 14 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए हो। नेक्स्ट हम क्लास नंबर 11 भी आपके, क्लास नंबर 12 भी हम अभी पीरियड से ही लाएंगे ताकि ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। सीटेट को अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल 14 आपने कितने सही किए, किस टॉपिक में, किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, समझ में नहीं आया, वो आप कमेंट करिएगा। कौन सा लग रहा है कि ये ऑफिशियल आंसर की नहीं, सर ने बना दिया अपने पास से, तो मुझे कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को उठा लेंगे। क्लियर? आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो कोशिश रहेगी मेरी नेक्स्ट वीडियो देने के लिए इसी बात पे, पीआईक्यू क्वेश्चंस के साथ में। नेक्स्ट क्लास नंबर 11 भी हम लाएंगे आपके लिए। तो सेशन जैसा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।